गुड मॉर्निंग रुपेश सर। आज हम लोग क्लास 9 झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा 2022-23 के मॉडल प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। इसमें 40 प्रश्न हैं और सभी ऑब्जेक्टिव हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में किस राशि का एसआई मात्रक समान है? तो चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड, वेग एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड, दोनों का एसआई मात्रक एक समान है। त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विस्थापन मीटर, बल न्यूटन, संवेग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग देखते हैं कि चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक एक समान है। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग वेग कहते हैं। यहाँ दिशा दी हुई इस कारण वेग का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। तो तय की गई दूरी को जो प्रदर्शित करता है उस यंत्र को हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और वेग आधा कर दिया जाए तो रैखिक संवेग क्या होगा? तो P = mv, और अगर हम लोग P1 लेंगे तो इसको डबल कर देना है 2m और इसको हाफ कर देना v/2। तो ये और ये कट गया तो हो गया मेरा m × v। तो P और P1 क्या रहेगा? वही रहेगा, एक समान रहेगा। नेक्स्ट है, दो वस्तु A और B के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg है। तो किसका जड़त्व अधिक होगा? तो जिसका वजन अधिक है उसका जड़त्व अधिक होगा। तो B का जड़त्व A के जड़त्व से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के किस नियम से जड़त्व का नियम होता है? तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से हमें जड़त्व का नियम मिलता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रॉकेट रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो मनुष्य का जो द्रव्यमान है अर्थ में वो 60 kg है, और यही जब मून में चला जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। तो ये कट गया तो 10 आ गया। अब चंद्रमा पर क्या बोलता है, भार क्या होगा? तो F = ma। तो ये है हमारा 10 × ये m हो गया G, 10 = कितना हो गया? 100n। तो इसका ऑप्शन हो गया 100n। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी का आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? देखते हैं हम लोग। F = गुरुत्वाकर्षण बल जो है G m1 m2/r²। फिर क्या बोलता है कि इसकी दूरी को आधा कर दिया जाए। F1 अगर हम लोग निकालेंगे G m1 m2/r/2 का स्क्वायर अगर हम लोग कर देते हैं तो ये हो गया G m1 m2/r²/4। इसको फिर हम लोग हल करेंगे तो G m1 m2/r² × 4। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे F / F1 तो ये और ये कट जाएगा, बच गया 4। तो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना, 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? तो ध्वनि सभी माध्यम में गमन करती है, ठोस में भी, तरल में भी, गैस में भी, सभी में। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सभी में करती है, लेकिन जो सबसे अधिक गमन करती है वह गैसीय माध्यम में गमन करती है। वायु में ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवर्ती सीमा लगभग होती है। तो ये होता है हमारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। इसको अगर हम लोग किलो हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो
20 kHz हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग विसरण कहते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी है। इसको अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो 0 + 273.16 इक्वल्स टू 273.16 क्या हो गया? केल्विन। निम्नलिखित में किसका संपीड़न अधिक होता है? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। बाह्य बल के कारण ये कण एक दूसरे के समीप आते हैं, जिसको संपीड़न कहते हैं। तो ठोस में संपीड़न नगण्य होता है, द्रव में उससे कम होता है और सबसे अधिक गैसीय में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक का उदाहरण है? तो लोहा हमारा तत्व है, तो इसका उदाहरण क्या है? जल। जल का आणविक सूत्र हो गया H2O। पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो पीतल में कॉपर और जिंक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिंक एंड कॉपर। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण? तो भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, क्योंकि पचने के बाद भी भोजन के रूप में नहीं आती है। सोडियम ऑक्साइड का अनुसूत्र क्या है? तो दिस इज योर सोडियम और ये ऑक्साइड। इसका संयोजकता 1 हो गया, इसका हो गया 2, तो हो गया Na2O। 36 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? तो अगर हम लोग जल का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 1 × 2 + 16, तो ये हो गया 18। तो 18 ग्राम जल में 1 मोल है, तो 36 ग्राम जल में क्या हो जाएगा? 1/18 × 36, ये कट गया तो हो गया आंसर 2 मोल। C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो C2H2 है, तो हम लोग निकालेंगे 12 × 2 + 1 × 2, तो 24 + 2 = 26। आंसर हो गया 26। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है। तो आंसर मेरा हो गया ए। किसी तत्व के समान समस्थानिक में कौन और परमाणु समान नहीं होंगे? तो समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक उसे कहते हैं जिसमें परमाणु संख्या एक समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे C612 और C614। तो यह परमाणु संख्या को हम लोग प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं। तो ये 6 है परमाणु संख्या, इसमें भी और इसमें भी, और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या एक में 12 है, एक में 14, ये अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि P और E एक समान है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक कोषीय जीव के उदाहरण है? तो अमीबा एक कोषीय जीव है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी उपकरण करता है। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो कोशिका के झिल्ली के आर पार ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा होती है। पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो पौधे के शीर्ष पर विभाज्य उत्तक पाई जाती है। रक्त के तरल आधात्री पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति हमारे दूध उत्पादन के अधिक उत्पादन से संबंधित है। इनमें से कौन सा रबी फसल है? तो रबी फसल में गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, मटर इत्यादि आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, चना।
जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण, जब ये पूछा जाएगा सर्वाधिक मूलभूत लक्षण, निवास स्थान भी हो सकता है, पोषण भी है, कोशिकीय रचना है, लेकिन जो सबसे मूलभूत है वो क्या है, उसके जनन की प्रक्रिया। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं, तो पादप वर्ग का उभयचर हम ब्रायोफाइट से कहते हैं। वेल एक मछली माना जाता है, लेकिन इसे हम लोग किस में रखते हैं, इसे हम लोग स्तनपायी में रखते हैं, क्योंकि अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करती है। वैश्विक उष्मन मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। जल प्रदूषण में निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जल प्रदूषण से जल के तापमान में परिवर्तन हो सकता है, हैजा हो सकती है, जल में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, लेकिन फेफड़े संबंधी रोग ये एयर से संबंधित है, वायु से, इसलिए वायु प्रदूषण से ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है, खांसी, हैजा, कालाजार। इसमें रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है, और ये क्या है, असंक्रामक रोग। निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है, तो दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है मधुमेह, डायबिटीज। जीवाणु निम्नलिखित में, और इसमें आ सकता है इलिफेंटियासिस, जिसको हम लोग हाथी पाँव कहते हैं, तो यहाँ एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन के अनुसार दीर्घकालिक रोग के उदाहरण हो गया मधुमेह। जीवाणु किस वर्ग में आते हैं, तो जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये आता है मोनेरा वर्ग में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ साइंस मॉडल सेट क्लास 9, एंड wish you all the best for your examination by Rupesh sir. Thank you.